डिटेक्टिव एवर्सन ने मैथ्यू की जांच करने का जिम्मा खुद लिया, जो उस समय भी संदिग्ध नहीं था। जब उसे पता चला कि उस आदमी के घर के अंदर और बाहर 24 घंटे पूरी सुरक्षा की व्यवस्था है, निगरानी के लिए कई कैमरे लगे हैं, तो वो लाइली के घर गया ये देखने कि उसे वहाँ क्या मिल सकता है। मैंने पहले कभी किसी के घर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। मुझे एहसास हुआ कि ये सबूतों का एक बड़ा खजाना हो सकता है, क्योंकि ये घर से बाहर निकलने के हर संभव रास्ते को कवर करता है। पर अफसोस, ये उनके लिए आसान नहीं बल्कि मुश्किल ही होने वाला है, क्योंकि मैट की हार्ड ड्राइव पर कॉपी करने के बाद एवर्सन को पता चला कि उस पर 5 लाख से ज्यादा वीडियो फाइलें थीं। उन फाइल्स का न कोई नाम था, न तारीख और न ही समय था। ये घास के ढेर में एक सुई ढूंढने जैसा था, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि आप क्या ढूंढ रहे थे। इतने सारे वीडियो थे कि 4 महीने तक हर हफ्ते लगभग 60 घंटे मैंने बस अपने कंप्यूटर पर वीडियो देखा। आखिरकार एवर्सन को कुछ मिला, लेकिन इससे उसके पास जवाब कम और सवाल ज्यादा मिले। आखिरकार मुझे 8 जुलाई की रात का एक वीडियो मिला, निकी की गायब होने वाली रात। मैं सोच रहा था, ठीक है, शायद मुझे सही ब्लॉक मिल गया है। मैंने बहुत ढूंढा, लेकिन मुझे उस पॉइंट के बाद कुछ और नहीं मिला। आधी रात के कुछ देर बाद का ये फुटेज निकी का आखिरी था। 48 घंटे की फुटेज गायब थी। कैमरे तभी वापस चालू किए गए जब मैथ्यू ने निकी को लापता घोषित कर दिया था। जाहिर सी बात है कि जांच अधिकारी को शक हुआ। यह थोड़ा अजीब था कि पूरे वीकेंड की फुटेज गायब थी, जिससे पता चलता है कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। मैथ्यू ने तुरंत कहा कि फुटेज के ना होने के लिए निकी जिम्मेदार है। एमी और परिवार के बाकी सदस्यों को उसके हथकंडे समझ आने लगे। हर बार जब पुलिस को मैथ्यू की कहानी में कोई खामी नजर आती, तो वह निकी को इसके लिए दोषी ठहराता। मैं कैमरा सिस्टम चेक करने के लिए अंदर भागा और तभी मुझे पता चला कि कैमरे बंद थे। कहीं जाते वक्त या गुस्से में वो इसे बंद कर देती है। मैट ने हमें बताया था कि निकी ने तारें निकाल दी और पूरे सिस्टम को खराब कर दिया था। साफ पता चल रहा था कि वो निकी को पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था। उसका कहना था कि वो अपने दिमाग का संतुलन खो रही है। लेकिन एवर्सन बेवकूफ नहीं था और उस समय से मैथ्यू इस मामले में मुख्य संदिग्ध बन गया। उसने सबूत के तौर पर उसका फोन ले लिया और ये जानकर वो हैरान रह गया कि उसने न सिर्फ निकी के फोन को ट्रैक और रिकॉर्ड किया था, बल्कि एलेक्स और यहाँ तक कि अपने फोन को भी। जांचकर्ताओं ने रिकॉर्ड से कई संदिग्ध कॉलों की पहचान की। उनमें से 3 विशेष रूप से चिंताजनक थीं। निकी के गायब होने के बाद, लेकिन उसे लापता घोषित करने से पहले मैथ्यू ने अपने साले को बताया कि उसने उससे तलाक लेने के लिए जरूरी पेपर्स भर दिए थे। मैंने उसे बताया कि अगर वो सुधरी नहीं तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। मैंने कल ही एक वकील से भी इस बारे में बात की। अगले दिन एक और कॉल में उसने बताया कि वो अपनी पत्नी को एक मेंटल इंस्टीट्यूट में भर्ती कराने की योजना बना रहा था। मैं अदालत में निकी लाइली के लिए इच्छा के खिलाफ भर्ती का वारंट निकलवा रहा था। हालांकि एक हफ्ते पहले एक अन्य कॉल में मैथ्यू का लहजा बिल्कुल अलग था। वो अमांडा को अपनी मां को यह समझाने के लिए कॉल करने के लिए मजबूर कर रहा था कि वो खुद तलाक के लिए अर्जी न दे। हेलो मॉम। हेलो बेटा, कैसी हो तुम? हमें इस परिवार को बचाना है। तुम्हारी मम्मी ने बहुत कोशिश की है बेटा। अमांडा, फोन रख दो प्लीज। मैं तलाक नहीं चाहता, ठीक है? हम भले ही पूरी तरह से एक परिवार न हो, लेकिन फिर भी हम एक परिवार तो हैं ही। और मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा और इसमें तुम भी शामिल हो। एवर्सन को लगा कि मैथ्यू का लहजा धमकी भरा था। हाँ, मेरे पति मुझे रिकॉर्ड पर अगली कॉल 911 को थी। मेरी पत्नी चीख रही है और उसने बच्चों को जगा दिया है। मुझे लगता है मेरी पत्नी बस गुस्से में है। मुझे नहीं लगता कि हमें पुलिस की जरूरत है। ऐसा मैं उनसे सुनना चाहूंगी सर। आपको आने की जरूरत नहीं है। मैं पूरे दिन अपने घर में रहूंगी। एवर्सन जानता था कि गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त सबूत तो थे, लेकिन उन्हें लगा कि मैथ्यू से उन सभी कॉल्स के बारे में पूछताछ करनी चाहिए जो उसकी पत्नी के लापता होने से कुछ दिन पहले हुई थी। जब वो उसके दरवाजे पर पहुंचा तो उसे ये जानकर हैरानी हुई कि मैथ्यू, अमांडा और रेबेका सभी वर्मोंट चले गए थे। 7 महीने की जांच और उसे गिरफ्तार करने के लिए कोई ठोस सबूत न मिलने के बाद जांचकर्ता ने मामला छोड़ दिया और अपने निष्कर्ष अपने सार्जेंट जॉन रिक्टर को सौंप दिया, जिन्होंने खुद मामला संभालने का फैसला किया। उसने दोबारा शुरुआत की ताकि वो देख सके कि किसी से कोई चूक तो नहीं हो गई। रिक्टर ने सभी कंप्यूटर उपकरण और मैथ्यू से प्राप्त कॉपियों को अपने विभाग की डिजिटल फोरेंसिक टीम को भेज दिया। आखिरकार वो कंप्यूटर से कुछ बहाल किए गए डेटा के साथ वापस आए।
उन्होंने फाइट्स नामक एक फोल्डर का पता लगाया जिसमें हजारों ऑडियो क्लिप थे जो उस वीडियो के समान थे जिसे इवर्सन ने देखा था। उनमें से किसी की भी पहचान किसी भी तरह से नहीं की गई थी। इसलिए लगभग 2 साल तक सार्जेंट और डीए ने निकी और मैथ्यू के बीच के झगड़ों के उन हजारों रिकॉर्डिंग की खोजबीन की जिन्हें मैथ्यू ने कैप्चर किया था। मैं जानती हूँ अगर 2 दिन भी हम बिना सेक्स के रहें तो तुम्हें लगेगा कि मैं स्ट्राइक मोड पर हूँ, भले चाहे हमारे बीच कितने भी झगड़े क्यों ना हो। उन ऑडियो रिकॉर्डिंग को सुनना बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। शुरू में रिक्टर और जोन्स के विचार अलग अलग थे। ऑडियो रिकॉर्डिंग में सिर्फ निकी के गुस्से का पता चल रहा था जबकि मैथ्यू बिल्कुल शांत था। प्लीज निकी प्लीज। मैं कह देती हूँ, मेरा मुंह मत खुलवाओ तुम। मैंने क्या किया है? मैंने अपने 5 साल बहन ये समझने में बिता दिए कि तुम्हें खुश कैसे रखूं। आपको ऐसा लगेगा जैसे पति पत्नी के बीच पति शांत स्वभाव का है और निकी गुस्सैल है। मैं तुरंत बता सकता था कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो उसे ऐसा बर्ताव करने के लिए उकसा रहा था। और रिक्टर सही था। फोरेंसिक टीम द्वारा अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करने पर उन्हें पता चला कि लगभग हर रिकॉर्डिंग थोड़ी कटी कटी थी। मैथ्यू चुन चुनकर उनके झगड़ों के केवल कुछ हिस्सों को ही रिकॉर्ड कर रहा था। वो रिकॉर्डिंग उनके बड़े झगड़े के बाद शुरू करता था और फिर जब वह शांत हो जाता तो वो उस पर बात करना चाहता था। वो उससे 6 घंटे तक बात करता था। वो उसे अपने कमरे में ले जाता और उसके बनाए हुए उन सभी नियमों पर चर्चा करता जिन्हें वो तोड़ रही थी। रिकॉर्ड करो और दिखाओ कि मैं फिर से एक कमरे में बंद हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे तुमसे कुछ बात नहीं करनी। निकालो मुझे यहाँ से। रिकॉर्ड से पता चलेगा कि वो कितनी आखिरकार जब उन्होंने सारी ऑडियो फाइल्स की जांच पूरी कर ली तो उन्हें हत्या के आरोप के लिए ऐसे कई क्लिप मिले जिनके आधार पर वो मैथ्यू पर मुकदमा चलाने की योजना बना रहे थे। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने ईव्सड्रॉपिंग, अवैध निगरानी और यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया। रिकॉर्डिंग से पता चल रहा था कि वो उसका शारीरिक शोषण कर रहा था और वो खुद भी निराश और हिंसक होता जा रहा था। हट जाओ बहन, हाथ मत लगा मुझे। मैंने कहा ना हट जाओ। खौफ, दूर हो जाओ, मुझे छोड़ो, छोड़ो, कहा ना छोड़ो, मुझे जाने दो अभी। सबूत तो इकट्ठा होते गए लेकिन पुलिस के पास अभी भी हत्या से संबंधित कुछ भी नहीं था। तभी रिक्टर को एक आइडिया आया। उन्होंने डिजिटल फॉरेंसिक टीम से मैथ्यू के निगरानी सिस्टम को वर्चुअली पुनर्निर्माण करने और ये पता लगाने को कहा कि वो अपनी दैनिक गतिविधियों को कहां लॉक करता था। उन्होंने पता लगाया कि निकी के गायब होने के आसपास के दिनों में वो अपने कंप्यूटर के साथ क्या कर रहा था और उन्हें 2 ऐसे ऑपरेशंस मिले जिससे उसका गुनाह साबित होता है।